दी बिग क्वेश्चन, रेंट करें या बाय करें? ये सवाल हर कोई पूछता है। क्या मुझे अपना अपार्टमेंट रेंट करते रहना चाहिए या फिर घर खरीदने का टाइम आ गया है? ये सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक है जो आप कभी लेंगे। घर खरीदना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके सिर पर छत हो। ये आपके मनी, आपके लाइफस्टाइल और आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में है। घर खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। इसमें जल्दबाजी मत करो, इसके बारे में स्मार्ट बनो। आपको समझना होगा कि ब्याज पर क्या लगा है। ये डिसीजन आपको आने वाले कई सालों तक इंपैक्ट करेगा। तो एक गहरी सांस लो, चलो इस पर साथ में सोचते हैं। होम ओनरशिप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें खर्चा कहीं ज्यादा होता है जितना आप सोचते होंगे, लेकिन ये आपके खुद के एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका है। ठीक है सब लोग, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूल है। मैं इसे 420 रूल कहता हूं। यह रूल तुम्हें यह समझने में हेल्प करने के लिए बनाया गया है कि क्या तुम सच में घर खरीदने का बड़ा कदम उठाने के लिए रेडी हो। यह एक सिंपल रूल है, लेकिन मेरा यकीन करो यह बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम यह रूल फॉलो करोगे तो यह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यह तुम्हारे डिसीजन को गाइड करेगा। रूल में पहला नंबर है 4। यह 4 का मतलब है years। इसका मतलब है कि तुम जो घर खरीदी हो उसमें कम से कम 4 साल रहने का प्लान होना चाहिए। कम से कम क्यों? क्योंकि घर खरीदने और बेचने में बहुत पैसा लगता है। रियल्टर कमीशंस होते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट्स होते हैं और मूविंग एक्सपेंसेस भी। अगर तुम अपना घर बहुत जल्द ही बेच देते हो तो तुम्हें आसानी से मनी का लॉस हो सकता है। 4 साल में तुम्हें इन कॉस्ट्स को रिकवर करने का एक फेयर चांस मिल जाता है। अगला नंबर है 20। इस 20 का मतलब है 20%। तुम्हारे पास 20% डाउन पेमेंट सेव्ड होना चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना, पूरा 20%, 3% नहीं, 5% नहीं। मेरा मतलब है घर की परचेस प्राइस का 20%। इससे पता चलता है कि तुम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि तुम पीएमआई देने से बच जाओगे। पीएमआई लेंडर को प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें नहीं। और यह एक एक्स्ट्रा मंथली कॉस्ट है जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रूल का आखिरी पार्ट है 0। इस 0 का मतलब है 0। इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट नहीं होना चाहिए। 0 मतलब हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस नहीं, कोई एक्सपेंसिव पर्सनल लोन्स नहीं, कोई कॉस्टली स्टोर कार्ड डेट नहीं। तुम्हें पहले उस सारे बैड डेट से छुटकारा पाना होगा। मॉर्गेज लेने का सपना देखने से भी पहले। मॉर्गेज एक गुड डेट हो सकता है अगर तुम इसे वाइजली मैनेज करो, लेकिन हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट वह बैड डेट है। यह तुम्हें फाइनेंशियली डुबो देगा। इसे चुकाते हो अभी। चलो इसे रियल बनाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिलिए सैरा से। सैरा 28 साल की है। उसके पास एक स्टेडी जॉब है जो उसे पसंद है। वो सच में एक छोटा कॉन्डोमिनियम खरीदना चाहती है। उसने जैसे तैसे 10% डाउन पेमेंट जमा कर लिया है। उसका कुछ स्टूडेंट लोन डेट है जो आजकल के कई यंग लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है। शुक्र है उसका कोई क्रेडिट कार्ड डेट नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो शायद 2 साल में एक नए शहर में मूव कर सकती है, एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। क्या सैरा घर खरीदने के 420 रूल को पूरा करती है? नहीं, सैरा 420 रूल को पूरा नहीं करती है। अभी नहीं। चलो अपने रूल का यूज करके इसे ब्रेक डाउन करते हैं कि क्यों। सबसे पहले द 4 सैरा का प्लान सिर्फ 2 साल में मूव करने का है। यह रिकमेंडेड मिनिमम 4 साल से बहुत कम है। अगर वो इतनी जल्द ही खरीद कर बेच देगी तो उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर नुकसान होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला द 20, उसने सिर्फ 10% डाउन पेमेंट बचाया है। इसका मतलब है कि उसे हर महीने पीएमआई देना होगा। ये एक एक्स्ट्रा खर्च है जिसे उसे अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। सैरा खरीदने के लिए अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मिलिए मार्क और लीसा से। वे लेट 30s में एक कपल हैं। उनके थियो छोटे बच्चे हैं। वे कई सालों से घर के लिए मेहनत से पैसे सेव कर रहे हैं। अब उनके पास 25% डाउन पेमेंट तैयार है एक अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर के लिए। उनका कोई क्रेडिट कार्ड डेट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने कार लोन्स भी पूरी तरह से चुका दिए हैं। उन्हें अपनी कम्युनिटी बहुत पसंद है और उनका प्लान कम से कम 20 साल तक वहीं रहने का है, शायद उससे भी ज्यादा, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। क्या वे 420 रूल को पूरा करते हैं? हाँ, मार्क और लीसा बिल्कुल पूरा करते हैं। चलो रूल के हिसाब से उनकी सिचुएशन चेक करते हैं। द 4, उनका प्लान 20 साल या उससे ज्यादा समय तक घर में रहने का है। ये 4 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है। वे उस एरिया में सेटल्ड हैं और कमिटेड हैं। द 20, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग 25% डाउन पेमेंट है, तो उनके लिए कोई पीएमआई नहीं। इससे उनके हर महीने पैसे बचते हैं।
और द जीरो उनका कोई हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट नहीं है। मार्क और लीसा एक एक्सीलेंट पोजीशन में हैं। वे सच में घर खरीदने के लिए रेडी हैं। सेक्शन 4, होम ओनरशिप यानी आजादी और कुछ जिम्मेदारियां। होम ओनरशिप को अक्सर लोग अल्टीमेट गोल मानते हैं, है ना? आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये आपकी खुद की जगह है जहां आप जो चाहें कर सकते हैं, या फिर कि आप अपने घर को अपने हिसाब से बिठेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं कि इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। होम ओनरशिप के कुछ बहुत असली फायदे हैं, असल में बड़े फायदे, खासकर अगर आप फाइनेंशियली घर खरीदने के लिए तैयार हैं या अगर आप अपनी लाइफ और करियर में स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। होम ओनरशिप का एक सबसे बड़ा फायदा है इक्विटी बनाना। जब आप कोई घर खरीदते हैं तो आपको आमतौर पर एक बड़ा डाउन पेमेंट देना पड़ता है और फिर हर महीने मॉर्गेज पेमेंट। ये अमाउंट आमतौर पर बहुत बड़ा होता है रेंटिंग के इनिशियल कॉस्ट से, और खरीदने से जुड़े क्लोजिंग कॉस्ट का तो पूछो ही मत, जो हजारों डॉलर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा कैश जमा है तो होम ओनरशिप ज्यादा रिवॉर्डिंग रहता है। इससे आप जहां रहना चाहते हैं या जहां आपकी जरूरत है वहां जल्द ही रह सकते हैं, देर करने के बजाय। होम ओनरशिप का मतलब आमतौर पर यह भी होता है कि महीने के हाउसिंग खर्चे ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप हर महीने अपना तय किया हुआ मॉर्गेज पेमेंट देते हैं। हो सकता है आप कुछ यूटिलिटीज जैसे बिजली या गैस के पैसे दिए आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन आमतौर पर आप रिपेयर्स या मेंटेनेंस के लिए पैसे देते हैं। अगर सर्दियों के बीच में वाटर हीटर अचानक खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर किसी भारी तूफान के दौरान छत टपकने लगे तो उसकी मरम्मत का खर्चा आपका होता है। इससे आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से बच सकते हैं और ये आपको बहुत सारे अचानक आने वाले महंगे बिल्स से बचा सकता है। होम ओनर्स को ये सारे सरप्राइज खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं और ये खर्चे आते ही रहते हैं। लेकिन होम ओनरशिप के अपने नुकसान भी जरूर हैं। जब आप घर के मालिक होते हैं तो आप इक्विटी बना रहे होते हैं। आपको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए इन फायदों और जिम्मेदारियों को ध्यान से तोलना होगा। सेक्शन 5, अपना घर होना, सपने और डॉलर साइंस। अपना खुद का घर होना बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। यह पारंपरिक सपने का एक अहम हिस्सा है और सच में यह एक बहुत ही बढ़िया और संतोषजनक अनुभव हो सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह होना जो पूरी तरह से आपकी हो, एक ऐसी जगह जहां आप दीवारों को किसी भी रंग से पेंट कर सकते हैं जो आपका मन करे बिना किसी से पूछे। अगर आप चाहें तो आप एक सुंदर सा बगीचा लगा सकते हैं, फूलों या सब्जियों से भरा हुआ। आप वहां अपने प्यारों के साथ यादगार पल बना सकते हैं, अपने परिवार को बढ़ते हुए देखते हुए। ये हैं वो देमथियार इमोशनल फायदे जो घर का मालिक होने के साथ आते हैं, और वो फीलिंग्स यकीनन इंपॉर्टेंट और वैलिड हैं। लेकिन सिर्फ इमोशनल साइड के अलावा सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। घर खरीदने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा इक्विटी बनाने का मौका है। हर महीने जो आप मॉर्गेज पेमेंट करते हैं उसका एक हिस्सा आपके लोन प्रिंसिपल को कम करने में जाता है। यह हिस्सा जो आपके लोन को कम करता है वही आपकी इक्विटी बन जाता है। यह लगभग एक फोर्स्ड सेविंग्स प्लान जैसा है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कई सालों में आपके घर की मार्केट वैल्यू भी आ सकती है। इस बढ़ोतरी को अप्रिशिएशन कहते हैं। यह अप्रिशिएशन आपको लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन एक बात साफ समझ लें, अपना घर खरीदना महंगा होता है। यह बहुत महंगा हो सकता है। ये सिर्फ महीने का मॉर्गेज पेमेंट करने से कहीं ज्यादा है। सालाना प्रॉपर्टी टैक्स देने होते हैं और ये समय के साथ काफी भी आ सकते हैं। होम ओनर्स इंश्योरेंस होता है जो कि आपके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी सुरक्षा है। और फिर आते हैं लगातार चलने वाले मेंटेनेंस और रिपेयर के खर्चे। चीजें तो खराब होती ही हैं, छतों को आखिर में बठलवाना ही पड़ता है और वो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। डिशवॉशर या ओवन जैसे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, अक्सर सबसे गलत समय पर। ये खर्चे बहुत जल्द ही बात सकते हैं। आपको इनके लिए बजट जरूर बनाना चाहिए। सेक्शन 6, आपके लिए सही चॉइस बनाना 4 to 0 रूल के साथ। तो इस सारी डिस्कशन के बाद फाइनल जवाब क्या है? आपको रेंट पर रहना चाहिए या खरीदना चाहिए? सच तो यह है, कोई एक सही जवाब नहीं है जो सब पर परफेक्टली फिट हो। आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन पूरी तरह से आपके यूनिक हालातों पर डिपेंड करता है। यह आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स पर डिपेंड करता है। यह आपके लाइफस्टाइल और फ्यूचर के लिए आपके पर्सनल गोल्स पर डिपेंड करता है। यह आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लेवल पर और आप अपने पैसे कैसे मैनेज करते हैं इस पर डिपेंड करता है।
420 रूल आपका ट्रस्टेड पर्सनल गाइड है। यह आपको हार्ड फैक्ट्स देखने में मदद करता है, सिर्फ आपके इमोशंस या जो दूसरे आपके आसपास कर रहे हैं वो नहीं। अगर आप अपनी सिचुएशन को केयरफुली रिव्यू करते हैं और पाते हैं कि आप 420 रूल के तीनों पार्ट्स को पूरा करते हैं, तो घर खरीदना वाकई आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव हो सकता है। आप 4 साल के लिए एक जगह रहने का प्लान कर रहे हैं या आइडियली उससे भी ज्यादा। आपने मेहनत से वो जरूरी 20% डाउन पेमेंट सेव किया है जो आपका कमिटमेंट दिखाता है। आपने जीरो हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर यह आपको डिस्क्राइब करता है तो बधाई हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ होम ओनरशिप एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमेशा अपना थॉरो होमवर्क करें और मार्केट रिसर्च करें। अब क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप 420 रूल के सभी पार्ट्स को पूरा नहीं करते हैं? यह परफेक्टली ठीक है, प्लीज मेरी ये बात सुने। इसका सीधा मतलब है कि अभी घर खरीदना शायद आपका सबसे बेस्ट या सबसे समझदारी वाला फाइनेंशियल चॉइस नहीं है, और इस बात को पहचानना एक बहुत स्मार्ट काम है। ये मैच्योरिटी दिखाता है। घर खरीदने के लिए कभी भी खुद को फाइनेंशियली ज्यादा परेशान न करें। सिर्फ इसलिए घर मत खरीदें कि आप दूसरों से प्रेशर फील करते हैं या सोसाइटी की उम्मीदों से। रेंट पर रहना आपके लिए एक एक्सीलेंट और रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन हो सकता है। यह आपको वैल्यूएबल टाइम देता है, और पैसे सेव करने का टाइम, कोई भी बचा हुआ डेट चुकाने का टाइम, आपके फ्यूचर प्लान्स और क्लियर होने का टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे ऊपर यह है कि आप खुद के साथ पूरी तरह ऑनेस्ट रहें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें।